जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस आ चुका है, जिसमें 100 अंक का भाषा है। जी हाँ, 100 अंक का भाषा का एग्ज़ाम देना है। तो इससे इसमें 25 अंक अंग्रेजी और 75 अंक हिंदी, उर्दू या बांग्ला से है। तो इसी का ख्याल रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। इसे शुरू से अंत तक देखें, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक होगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। जब किसी व्यंजन में हलंत जब लग जाता है, जैसे ये देखिए म है, तो म के नीचे ये हलंत जब लग जाता है तो व्यंजन का उसका मान जो है क्या होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसका मान आधा हो जाता है। जी हाँ, उसका मान आधा हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, ये सभी टोटल इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान से देखें। दूसरा प्रश्न है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। जी हाँ, भ का उच्चारण स्थान क्या है। इसका सही आंसर होगा ओष्ठ। जी हाँ, प वर्ग का जो भी अक्षर है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा। तीसरा प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के हैं। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन वर्ण, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए 3 प्रकार के व्यंजन वर्ण। जी हाँ, 3 प्रकार का होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार से व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का कि द का उच्चारण स्थान क्या है। जी हाँ, द का उच्चारण स्थान, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंत, इसलिए ऑप्शन बी सही है, दंत। द तथ में द आता है, द से दंत भी होता है। त वर्ग का जो भी त वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान दंत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का, निम्नलिखित शब्द में समूहवाचक संज्ञा कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है, तो कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सभा। जी हाँ, सभा जो होता है वो समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का कि कलम शब्द कौन संज्ञा है। जी हाँ, कलम, तो कलम शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। जी हाँ, कलम शब्द जातिवाचक है, क्योंकि कलम जो है अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे ये रिनॉल्ड्स कलम होता है और ये लिंग ग्लेशियर कलम होता है, तो कई प्रकार के कलम होता है, तो कलम का अलग अलग नाम होता है। अगर कहा जाए लिंग ग्लेशियर कौन सा संज्ञा है तो वो होगा व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ कलम से कलम जाति का बोध होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा जातिवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है तूफान। जी हाँ, तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है। तो तूफान जो होता है वो भी कई प्रकार के होता है, टॉर्नेडो तूफान होता है और कई प्रकार के तूफान होता है, इसलिए तूफान का अलग अलग नाम होता है। तो अगर टॉर्नेडो पूछा जाए तो वो होगा व्यक्तिवाचक, लेकिन ये होगा जातिवाचक, क्योंकि तूफान पूरे तूफान जाति का बोध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का, लिखावट शब्द है, लिखावट जो शब्द है वो कौन सा लिंग है। ऑप्शन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो लिखावट जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। लिखावट जिसके अंत में आवट लगा रहे वो स्त्रीलिंग होता है। लिखावट, बनावट, बुनावट, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है। कवि का स्त्रीलिंग क्या है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कवयित्री। ध्यान से देखिएगा, क व ई और त्री है, यानी कवयित्री। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का कि इज्जत शब्द कौन सा लिंग है। जी हाँ, इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? तो इज्जत जो है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी सही होगा, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। जी हाँ, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा महाशया। जी हाँ, ऑप्शन बी, महाशया स्त्रीलिंग रूप होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का कि होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। होश शब्द का प्रयोग सदैव किस रूप में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुवचन के रूप में। जी हाँ, होश शब्द बहुवचन के रूप में उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का, आंसू। आंसू का बहुवचन क्या होगा? जी हाँ, आंसू का बहुवचन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंसुओं। जी हाँ, आंसुओं जो होगा इसका बहुवचन है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का कि मोहन को गंदगी से बहुत घृणा है। मोहन को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो यहाँ जो से है वो करण कारक होगा, ऑप्शन बी, करण कारक। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का कि टेबुल पर किताब है। जी हाँ, टेबुल पर किताब है, यहाँ पर जो है किस कारक का चिन्ह है? तो पर जो होता है वो होता है अधिकरण का होता है कारक चिन्ह पर, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। यहाँ देखिए इसके बारे में, कारक के बारे में यहाँ दिया गया है। यहाँ कारक का नाम है और उसका विभक्ति है। तो कारक का नाम, कारक जो होता है वो 8 प्रकार के होता है, और उसका विभक्ति कर्ता जो है कर्ता कारक, इसका विभक्ति ने है, कर्म कारक विभक्ति को, करण कारक का विभक्ति से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से। यहाँ देखिए करण कारक में भी से होता है, अपादान में भी से होता है, लेकिन अपादान का प्रयोग होता है अलगाव के बोध कराने के लिए। जी हाँ, अलगाव का बोध कराने के लिए अपादान का होता है, और जिससे क्रिया किया जाए वो करण कारक होता है, यानी जिससे किसी काम को करने के सुविधा, जिससे किसी काम को किया जाए वो करण कारक होता है। जैसे वह बस से आया, तो यहाँ बस जो होगा करण कारक होगा, और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ जो से होगा वो अपादान कारक होगा। नेक्स्ट दिया गया है कारक का, ये संबंध कारक, इसका विभक्ति होता है का, के, की, रा, रे, री, तो ये संबंध कारक का विभक्ति है। अधिकरण का होता है में और पर, संबोधन का होता है हे, अजी, अरे, ये सब संबोधन होता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। इसके बारे में देखिए, सर्वनाम जो है 6 प्रकार के हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के, यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। और उसके बारे में देखिए 6 प्रकार दिया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट है 17, यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? जी हाँ, इस वाक्य में यह क्या है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी होगा, सार्वनामिक विशेषण है यह गाय, गाय के पहले यह आया सर्वनाम, और यहाँ यह के पहले आया, गाय के पहले है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का, विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, विशेषण जो मुख्यतः होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए विशेषण 4 प्रकार के दे दिए हैं,
गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का, रुचि शब्द का विशेषण क्या है? जी हाँ, रुचि शब्द का विशेषण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रुचिकर। जी हाँ, रुचि का विशेषण रुचिकर। नेक्स्ट है 20 नंबर का, दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का, 4 गज मलमल कौन विशेषण है? जी हाँ, ऑप्शन है संख्यावाचक, परिमाणबोधक विशेषण, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परिमाण बोधक, क्योंकि ये परिमाण बता रहा है कि ये 4 गज है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का, निम्न में से नरक शब्द का विशेषण कौन है? जी हाँ, नरक का विशेषण कौन है? ऑप्शन है नरकी, नारकीय, नरकत, नरकुय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नारकीय। जी हाँ, नरक का जो विशेषण शब्द होता है नारकीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का, गुणवान, गुणवान में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के पीछे आकर के लगता है, पीछे आकर के लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो गुणवान में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ ऑप्शन डी होगा सही, वान प्रत्यय है। जी हाँ, गुण जोड़ वान, गुणवान। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इम प्रत्यय है, क्योंकि अंत जोड़ इम बराबर होगा अंतिम। जी हाँ, अंत जोड़ इम बराबर अंतिम, तो इसलिए इसमें इम प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का, निस्तेज, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेज, तो निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर होगा नी जोड़ तेज, यानी नी जो है ये नी, इसमें उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है। तो यहाँ जो है निस्तेज, निस्तेज का जो पहले लगता है वो उपसर्ग कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा निस, यानी कि ये ऑप्शन सी, निस जोड़ तेज, निस्तेज। तो यहाँ ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का, यदि ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? ए के बाद अगर कोई स्वर आए तो वह किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो ए का जो होता है वो अय हो जाता है, अ या अय। जैसे ने जोड़ अन, तो ये जो ने में जो ए शब्द है वो अय हो जाता है, अय, तो ये हो जाएगा नयन, नयन। तो ने शब्द में ए जो आता है, यानी कि यदि ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए जो है अय में बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन नहीं है? जी हाँ, स्वर संधि, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी जो होगा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि गिरी जोड़ इंद्र इसमें स्वर संधि है, महेंद्र में महा जोड़ इंद्र, एकैक में एक जोड़ एक ये स्वर संधि है, लेकिन वागपति जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि विसर्ग के बाद च और छ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो विसर्ग जो है वो ये आधा तालव्य स हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? हाथ साफ करना, तो हाथ साफ करना मतलब होता है चोरी करना, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर का, कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दिन दूना रात चौगुना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खूब उन्नति करना।
जी हाँ। नेक्स्ट है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है 30 नंबर का, श्री गणेश करना। श्री गणेश करना, इसका सही अर्थ क्या होता है? तो श्री गणेश करना इसका मतलब होता है ऑप्शन डी, आरंभ करना। जी हाँ, श्री गणेश करना इसका मतलब होता है आरंभ करना। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।